बोलो, साउंड मतलब ध्वनि, ठीक है। यस, सबसे पहले हमें कुछ जनरल बातें पता होनी चाहिए। ओके, जैसे मैंने कहा नंबर 1 की फर्स्ट बात करें पॉइंट हम क्या, दीर्घ स्वर कि संधि जो में आ से साउंड संबंधी होती उदाहरण है आप वो आपसे मैं कह रहा हूँ एक मैकेनिकल वेव होती है, यानी यांत्रिक तरंग होती है। तो शरीर का आपसे मैं है को जो क्या ईश बता रहा हूँ, ध्वनि, मैंने कहा साउंड, शब्द क्या बन जाएगा, ठीक है, एक ये भी किसका पर्याय होती है तो यांत्रिक तरंग। बोलो यांत्रिक तरंग का मतलब क्या, मैकेनिकल वेव। आपसे मैं कह रहा हूं होती है, ठीक है। कौन सी वेव होती है, मैकेनिकल वेव। क्या मतलब होता है मैकेनिकल वेव का, इट मींस इसे ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यही मतलब होता है मैकेनिकल वेव का, ठीक है। अर्थात आपसे मैं कहूं ध्वनि, ठीक है, को संचरण के लिए, संचरण का मतलब ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है, के लिए माध्यम, आपसे मैं कहूं माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। आपसे मेरे को मीडियम रिक्वायर्ड होता है इसके लिए। इसका मतलब हुआ कि अगर इस रूम में हम वैक्यूम कर दें और मैं बोलूंगा तो केवल मेरे लिप्स हिलते हुए नजर आएंगे, आपको मेरी आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं दी। बोलो बात समझ में आए। तो आपसे मैं कह रहा हूं माध्यम में हमेशा जरूरी होता है साउंड की वेव को ट्रांसमिशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। क्लियर। तो सबसे पहली बात तो ये पता होनी चाहिए। उसके बाद पता होना चाहिए कि जो हमारी साउंड जो वेव है, ध्वनि जो है, वो एक तो यांत्रिक तरंग है, इसका मैकेनिकल वेव कहने का व्यू है, बोलो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम। लेकिन जो साउंड है, ध्वनि तरंग है, वो लॉन्गिट्यूजनल वेव भी होती है, अनुदैर्ध्य तरंग भी होती है, क्योंकि इसमें जो आपका संचरण होता है तरंग का, उसी की दिशा में पार्टिकल का, कण का भी संचरण होता है। तो दूसरी बात क्या कह रहा हूं कि मैंने कहा जो ध्वनि है, आपसे मेरे को ध्वनि, मैंने कहा साउंड, ठीक है, ध्वनि, मैंने कहा तरंग, मैंने कहा अनुदैर्ध्य, ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। बोलो अनुदैर्ध्य तरंग का मतलब इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडिनल वेव। क्लियर। मैंने कहा किस तरंग का भी उदाहरण होता है, अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडिनल वेव का भी आपसे मैं करूं उदाहरण, उदाहरण है, ठीक है। बोलो आपसे मेरे को इसको हम कब किसी को लॉन्गिट्यूडिनल कह सकते हैं, जब आपसे मैं कह रहा हूं ये तो है आपका तरंग संचरण, बोलो ये तो है तरंग संचरण की दिशा, और आपसे मैं कह रहा हूं अगर जो कण पार्टिकल है उनके भी, बोलो वाइब्रेशन की तरंग, उनके भी संचरण की दिशा तरंग संचरण में ही हो। क्लियर। तो ये जो है वो क्या है, बोलो कण के कंपन की दिशा, कण के कंपन की दिशा। क्लियर। तो आप मुझे एक बात बताओ, अक्सर हम जब बचपन में ऐसा देखते थे तो हमें लगता था कि यार हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव वेव होती है जिसमें कण का कंपन तरंग संचरण की दिशा में होता है, लेकिन यहाँ पर तो ये बोलो दिशा में विपरीत दोनों हो रहा है। तो आपको एक सिंपल सी बात बताओ, जब भी वाइब्रेशन होगा वो तो ऐसे ऐसे ही होगा, बोलो, अरे बोलो समझे समझे बोलो, तो इसको बोला क्या जाएगा कि तरंग संचरण की दिशा में। क्लियर। बाकी जो वाइब्रेशन पार्टिकल का होगा वो तो ऐसे ही होगा, परपेंडिकुलर होगा तो ऐसे होगा। क्लियर। तो मैंने कहा साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव आपसे मेरे को उदाहरण है, क्योंकि मैंने कहा क्योंकि इसमें मैंने कहा कण का कंपन, ठीक है, कण का कंपन, कण का कंपन का मतलब है वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। कण का कंपन का मतलब वाइब्रेशन ऑफ, आपसे मेरे को पार्टिकल क्या होता है, तरंग के संचरण की दिशा में होता है, संचरण की, बोलो आपसे मेरे को दिशा में होता है। सबसे पहले तो ये दो बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, सबसे पहले ये नोट कर लो। बात समझ में आई मेरी आपको,
कि सबसे पहले हमें ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि एक तो साउंड मैकेनिकल वेव है और एक साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है। बात समझ में आए बोलो? ओके। इन्हीं को दोनों को मिला करके भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि साउंड वेव होती है बोलो लॉन्गिट्यूड। अभी मैं आपको बताता हूँ वो क्वेश्चन, ठीक है? पहले 2 पॉइंट नोट करोगे। पहले हम साउंड की क्या कर रहे हैं, सारे जनरल प्रॉपर्टी जनरल बातें कर रहे हैं। बात समझ ना? ये वाला नोट हुआ बोलो? ठीक है। आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ से एक क्वेश्चन है जो बहुत सी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। हो गए दोनों पॉइंट नोट? ओके। मैंने कहा अक्सर ऐसा क्वेश्चन कितनी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया है कि बोलो ध्वनि तरंग, आपसे मेरे को ध्वनि तरंग, ठीक है, साउंड वेव, आपसे मेरे को साउंड वेव, ठीक है, होती है, ठीक है, होती है। ऑप्शन में कैसे आ जाता है? ए, बी, सी और डी। एक बोल देते हैं आपको यांत्रिक, ठीक है, बात समझ, एंड अनुप्रस्थ, ठीक है, अनुप्रस्थ। बात समझ में आए बोलो? एक दे देते हैं आपको यांत्रिक एंड अनुदैर्ध्य, क्लियर? एक दे देते हैं बोलो विद्युत चुंबकीय, विद्युत, आपसे मैं कह रहा हूँ विद्युत, मैंने कहा बोलो एक क्या दे देते हैं बोलो विद्युत, मैंने कहा चुंबकीय, आपसे मैं कह रहा हूँ तथा अनुदैर्ध्य, ठीक है? और मैंने कहा एक क्या दे देते हैं बोलो विद्युत, बोलो चुंबकीय, ठीक है, आपसे मैं कह रहा हूँ एंड अनुप्रस्थ। बोले तो इंग्लिश में बोलो तो क्या बोलेंगे? मैकेनिकल एंड ट्रांसवर्स। बोलो बात में क्या दे देते हैं बोलो? मैंने कहा मैकेनिकल, आपसे मेरे को एंड ट्रांस, ठीक है, वर्स, ओके। और इसी तरह से दे देते हैं मैकेनिकल एंड आपसे मेरे को लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल, क्लियर? इसी तरह से दे देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है? और इसी तरह से दे देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड आपसे मेरे को ट्रांसवर्स, क्लियर? तो आपको क्या देखना है, क्या पूछा आपको? साउंड वेव पूछी है। तो साउंड वेव के अंदर मैं आपसे कह रहा हूँ आपको क्या पता होना चाहिए कि साउंड वेव बोलो दो अलग अलग माध्यम, बोलो अलग अलग प्रकार से होती है। बोलो इसमें तो होती है मैकेनिकल और इसमें होती है लॉन्गिट्यूडिनल। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। अगर मैं यहाँ पर प्रकाश तरंग दे दूं तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्योंकि टॉपिक हमारा लाइट एंड साउंड है तो लाइट का भी पता होना चाहिए। लाइट क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ट्रांसवर्स, एंड साउंड क्या होती है? मैकेनिकल एंड लॉन्गिट्यूडिनल। बोलो बात समझ में? तो ये तो सबसे पहले बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए। ओके। अब आपसे मैं कह रहा हूँ नंबर 3 पे आते हैं। हम क्या देख रहे हो? साउंड के बारे में पहले जनरल पॉइंट, जनरल बातें मैं आपको बता रहा हूं। ओके। नंबर 3, हटा दो ये, बोलो ओके। किया ये नोट? नंबर 3 मैंने कहा, नंबर 3 क्या? देखो हमारे कान द्वारा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली साउंड को ही सुना जाता है, जिसे ऑडेबल या श्रव्य ध्वनि कहते हैं। क्या बता रहा हूं? हमारे, आपसे मैं कह रहा हूं बोलो कान, ठीक है, द्वारा मैंने कहा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, या मैं इसी को 20 किलो हर्ट्ज ये लिखूं, ये लिखूं, एक ही बात है। मैं आपसे कह रहा हूं हमारे कान द्वारा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज, बोलो आपसे मैं कहूं आवर्ती, बोले तो फ्रीक्वेंसी, आपसे मैं करूं फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कि आपसे मैं कहूं कि ध्वनि, बोलो को ही सुना, आपसे मैं को सुना जाता है। इसे क्या कहते हैं? बोलो आपसे मैं करूं, इसे मैंने कहा श्रव्य ध्वनि
या ऑडेबल साउंड, क्या कहते हैं बोलो, ऑडेबल आप समय को साउंड, ठीक है, कहते हैं। बोलो ये हमें पता होना चाहिए, उसे ऑडेबल साउंड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बोलो, ऑडेबल साउंड कहते हैं, ठीक है। नंबर 4, मैंने कहा हमारे ईयर से हम 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, बोलो हर्ट्ज किसकी यूनिट होती है, फ्रीक्वेंसी की होती है। बोलो उसी को सुन सकते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बोले तो ये, और इंग्लिश में बोले तो ऑडेबल साउंड। अब मैंने कहा यहाँ से 2 पॉइंट और निकल के आ रहे हैं। अगर 20 हर्ट्ज से कम होगी तो उसको क्या नाम देंगे, और 20,000 से ज्यादा होगी तो क्या नाम देंगे। तो मैंने कहा नेक्स्ट आपसे मेरे को 20 हर्ट्ज, बोलो आपसे मेरे को आवर्ती, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपसे मैं करूं से कम, आपसे मैं करूं वाली, ठीक है, कम, मैंने कहा 20 हर्ट्ज आवर्ती से कम वाली आपसे मेरे को ध्वनि, ठीक है, साउंड आपसे मेरे को मैंने कहा क्या कहते हैं, इंफ्रा साउंड। क्या कहते हैं बोलो, इंफ्रा साउंड। क्लियर, आप समय को हिंदी में बोलते हैं अवश्रव्य। क्या बोलते हैं, अवश्रव्य आप समय को ध्वनि बोलो कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से मैंने कहा कि आपको क्या पता होना चाहिए, नंबर 5 बोलो 20,000 हर्ट्ज आप समय को फ्रीक्वेंसी आवर्ती से मैंने कहा अधिक, आपसे मैं करूं अधिक आवर्ती, बोलो आपसे मैं कहूं वाली, बोलो ध्वनि, आपसे मैं कहूं ध्वनि को मैंने कहा अल्ट्रासाउंड। क्या कहते हैं बोलो, अल्ट्रासाउंड। आपसे मैं कह रहा हूं हिंदी में बोलते पराश्रव्य, आपसे मैं करूं ध्वनि, बोलो मैंने कहा ध्वनि कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। ओके, आपको मेरी बात समझ में आई इतनी, बोलो ठीक है। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें अल्ट्रासाउंड बोलो इंफ्रासाउंड, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, इधर ध्यान देना। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कंफ्यूज क्यों होते हैं। मैंने कहा एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर देखो क्या होता है, ये हम यहाँ पर अल्ट्रावायलेट करते हैं, ये विब ग्योर करते हैं, और जिसको बोलते हैं विजुअल लाइट, आपसे मैं कहूँ दृश्य प्रकाश, ठीक है, विजुअल लाइट। ओके, तो आपसे मैं कहूँ विजुअल लाइट, और यहाँ पर हम अल्ट्रा आपसे IR करते हैं। क्या करते हैं, IR। अब क्या होता है, इधर ध्यान देना, ये जो हम करते हैं ना, ये लैम्डा का इंक्रीजिंग है, बोलो क्या है, लैम्डा का इंक्रीजिंग है, और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो लैम्डा की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर, इसलिए आवर्ती में जो फ्रीक्वेंसी में जो ज्यादा है, बोलो लैम्डा में जो ज्यादा है उसके लिए IR वर्ड यूज किया जाता है, और फ्रीक्वेंसी में कम वाले के लिए, जैसे मैंने यहाँ पर बताया, ये 20 से ये 20 किलो हर्ट्ज है, ठीक है। अब मैंने कहा एक इससे ज्यादा, एक इससे कम, तो मैंने कहा कि यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो लैम्डा में ज्यादा के लिए IR वर्ड यूज किया जाता है, तो फ्रीक्वेंसी में बोलो ज्यादा के लिए क्या यूज होगा, बोलो आपसे मेरे को क्या होगा, बोलो अल्ट्रा, बोलो समझ गए ना, जो कम इसमें होगा वो इसमें ज्यादा होगा, तो मैंने कहा क्या यूज करेंगे, अल्ट्रा साउंड। क्लियर, और मैंने कहा कि इधर कम की तरफ जाएंगे तो जो इसमें ज्यादा के लिए होता है वो इसमें कम के लिए होगा इंफ्रासाउंड। बोलो मैं थोड़ा डिस्कशन यहाँ क्यों कर रहा हूँ कि आपसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ज्यादातर ये हमारे माइंड में ज्यादा रहता है, बट ये किसके लिए है, वेवलेंथ के लिए, और अभी जो मैं बता रहा हूँ वो किसके लिए बता रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी के लिए। और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए वेवलेंथ में जो कम के लिए वर्ड यूज किया जाता है वही फ्रीक्वेंसी में ज्यादा के लिए यूज
किया जाएगा। और जो वेवलेंथ में ज्यादा के लिए वर्ड यूज किया जाता है वही फ्रीक्वेंसी में कम के लिए यूज किया जाएगा। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमारी फ्रीक्वेंसी यहाँ यूवी करते हैं अपन बोलो, और अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड करते हैं कि नहीं करते हैं, ये वेवलेंथ के रेफरेंस में करते हैं। तो ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे की उल्टी है, तो यहाँ पर भी ये वाला इधर और ये वाला उधर। अरे बोलो समझे समझे, नोट कर लोगे इसको। मेरी बात समझ में आई बोलो आपको? ओके आगे बढ़े। ये तो मैं कुछ जनरल बातें बता रहा था जो हमें पता होनी चाहिए। क्लियर? ओके अब देखो, आपसे मैं कह रहा हूँ ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, अनुदैर्ध्य है और यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग है तो संचरण के लिए क्या चाहिए, माध्यम की आवश्यकता चाहिए। ओके, और आपसे मैं कहूँ अगर ध्वनि बोलो, आपसे मैं करूँ संचित करेगी तो उसका वेग होगा, वेग होगा तो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको क्या हेडिंग डालना है, आपसे मैं ध्वनि तरंग के वेग का सूत्र या ध्वनि तरंग का वेग, हेडिंग डालोगे वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। आपसे मैं कह रहा हूं वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। क्लियर? वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, मेरे कहने का मतलब है ध्वनि तरंग के वेग, बोलो आप सबका वेग। ओके, अगर मैं इसकी जगह अनुदैर्ध्य तरंग का वेग बोलता तो भी वही बात है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव ही साउंड वेव है। आपसे मैंने कहा इसका फॉर्मूला होता है v इजिकल टू गामा पी अपॉन रो। क्लियर? पहले इधर समझना फिर नोट करना। मैं आपसे कह रहा हूं यहाँ पर p तो क्या है, प्रेशर मतलब दाब। क्या है? प्रेशर मतलब क्या है, दाब है। क्लियर? रो क्या है, डेंसिटी मतलब घनत्व। ठीक है, डेंसिटी मतलब क्या है, घनत्व है। और मैंने कहा गामा क्या है, गैस की परमाणुकता। ठीक है, बोलो एटोमोसिटी ऑफ गैस है, गैस की मैंने कहा परमाणुकता। ठीक है, बोले तो एटोमोसिटी, आपसे मेरे को एटोमोसिटी, ठीक है, ऑफ गैस। ओके, तो आपसे मैं कह रहा हूं यहाँ पर गैस गैस क्यों आ रहा है, क्योंकि माध्यम बनता किससे है, बोलो गैस से। तो इसका मतलब आज मैं बोल रहा हूं, आप तक मेरी आवाज आ रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी गैसों ने माध्यम क्रिएट कर रखा है। क्लियर? इतनी बात समझ में आए बोलो आपको? ओके, अब देखो, आपसे मैं को मैंने एक फॉर्मूला बताया, हमें साउंड की वेलोसिटी को डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स जो प्रभावित करते हैं, इफेक्टेड करते हैं, उनका एनालिसिस करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस फॉर्मूले का एक और फॉर्म बनाते हैं ताकि हमारा देखने का नजरिया बढ़े। क्लियर? तो मैंने कहा चलो ये तो एक फॉर्मूला हुआ, दूसरा और क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे, इधर ध्यान देना। मैंने कहा यार पीवी इजिकल टू एनआरटी होता है, मुझे पता है ये, बोलो आइडियल गैस इक्वेशन होती। क्या होती है, बोलो आदर्श, बोलो गैस समीकरण। बोलो बात समझ में आए, बोलो ओके। बोले तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, बोलो आइडियल गैस इक्वेशन है। ओके, अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं समझना। पहली बात तो ये मैं यहाँ कैसे यूज कर सकता हूँ, मैंने कहा साउंड वेव इज ए लॉन्गिट्यूड, आपका मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव मतलब ट्रांसमिशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट, माध्यम बना होता गैसों से, इसका मतलब गैसों का नियम में लगा सकता हूँ। क्लियर? तो मैंने कहा पीवी इजिकल टू एनआरटी लिखा। अब मैंने कहा कि भाई मुझे क्या करना, फॉर्म बनाना। पी में जानता हूँ प्रेशर है, वी में जानता हूँ वॉल्यूम है,
आर में जानता हूँ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और टी क्या है, टेम्परेचर है। बोलो बात समझ में। तो मैंने कहा एन क्या है, एन होता है मोल ऑफ गैस। क्या होता है, मोल ऑफ गैस। क्लियर। आर क्या होता है, मैंने कहा यूनिवर्सल, आपसे मैं कहूँ गैस कांस्टेंट। ठीक है, बोलो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू सब जानते हैं 0.083, आपसे मैं कहूँ एटमॉस्फेयर लीटर, और मैंने कहा मॉल इनवर्स केल्विन इनवर्स। आर की एक और वैल्यू होती है 8.3, ये होती है जूल मॉल इनवर्स केल्विन इनवर्स के रूप में। आर की एक और वैल्यू होती है लगभग 2, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ कैलोरी, मैंने कहा मॉल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये सारी वैल्यू किसकी है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ किसकी है, बोलो इसी की है, मॉल इनवर्स केल्विन इनवर्स। क्लियर। ओके, अलग अलग यूनिट में। मैंने कहा ये आर क्या होता है, यहाँ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मतलब क्या होता है, सार्वत्रिक, मैंने कहा गैस नियतांक होता है। क्लियर। ओके उसके बाद मैंने कहा टी क्या होता है, बोलो टेम्परेचर। ओके, ऑलवेज यूज इन केल्विन, ऑलवेज यूज इन केल्विन। बोलो बात समझ में आए। ओके, उसके बाद मैं आपसे कहूँ पी क्या है, बोलो प्रेशर, और आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो दाब। ठीक है, और मैंने कहा यहाँ पर वी क्या है, वॉल्यूम। ठीक है, आपसे मैं कहूँ आयतन। ओके, ये तो मैंने इसका इंट्रोडक्शन बताया, मुझे इसको आगे बढ़ाना है और इसका रूप बदलना है। क्लियर। तो पहले एक बार ये नोट करो, फिर मैं और आगे बताता हूँ। बोलो बात समझ में आई मेरी आपको। ओके ये तो मैंने, ये जो आया था आपसे मैं पीवी इक्वल टू एनआरटी, उसके बारे में ना आपको बताया। क्लियर। ये तो हमेशा चीजें पता होनी ही चाहिए। हमारा टारगेट क्या है, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है, तो और क्या फॉर्मूला हम और क्रिएट कर सकते हैं, तो वो हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ये मैंने एन क्या बताया, गैस के मोल, मोल ऑफ गैस, गैस के, मैंने कहा गैस के मोल, और मैं जानता हूं गैस के मोल क्या होते हैं, बोलो गैस की मात्रा डिवाइड बाय अणुभार, यही होता है। बोलो हमेशा मोल क्या होते हैं, गैस की मात्रा डिवाइड बाय अणुभार। क्लियर। ये किया नोट, बोलो बोलो बात हुआ नोट। ओके, अब देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, एक बार ध्यान देना। मैंने कहा कि ये पीवी इजिकल टू एनआरटी लिखा था। अच्छा मुझे बताओ पीवी इजिकल टू एम अपॉन एम डब्ल्यू आर टी लिख सकता हूं। ओके, लिख सकते हैं ना। ओके, मैंने कहा ये या करके कर रहा हूं, मतलब एक दूसरे से फॉर्म बदल रहा हूं। ये इसको मैं एम नीचे ले जाऊं तो बोलो आर टी अपॉन एम डब्ल्यू कर सकता हूं। ओके, मैंने कहा फिर अगेन मैं आपसे कहूँ ये पी। ओके, ये पी, और मेरी इच्छा हुई इसको नीचे ले जाऊं तो ऐसा कर सकता हूं। ओके, बोलो ऐसा कर सकता हूं। अच्छा मैंने कहा पी अपॉन रो आर टी अपॉन एम डब्ल्यू लिख सकता हूं, क्योंकि हम जानते हैं रो क्या होता है, बोलो एम अपॉन वी होता है। मास डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है। क्लियर। तो इसका मतलब हुआ कि अभी हमारा फॉर्मूला आया था
जो मैंने लिखा था V ध्वनि इज इक्वल टू, मैंने कहा था गामा P अपॉन रो, तो P अपॉन रो इज इक्वल टू क्या है RT अपॉन MW, तो V ध्वनि इज इक्वल टू, मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पर, मैंने कहा गामा बोलो RT अपॉन MW। इसका मतलब ये हुआ, ये हमने इससे एक और रूप बना लिया है, ये दो हमारे पास फॉर्म इसके बन गए। बोलो बात समझ में, ये टेम्परेचर की फॉर्म में, ये प्रेशर डेंसिटी की फॉर्म में। क्लियर, नोट करोगे, ये समझे बोलो आप यहां से कि जो P अपॉन रो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, RT अपॉन MW लिख सकते हैं। बात समझ में आई इतनी बोलो। ओके, तो ये हमने फॉर्मूले बनाए। अब क्या करना चाहते हैं कि आपसे मैं कह रहा हूं इस ध्वनि के वेग को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करें, वो हम एनालिसिस करना चाहते हैं। उससे पहले मैंने आपसे कहा कि इस फॉर्मूले में मैंने आपको सब कुछ बता दिया, ये जो गामा है वो क्या होगा उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। क्लियर, तो आपसे मेरे को ध्यान देना, ये मैंने सब बताया बोलो। ओके, इधर ध्यान देना, मैंने कहा एक स्पेशल नोट करके इस गामा का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला, गामा क्या है बोलो, गैस, बोलो आपसे मैं करूं कि बोलो गैस की परमाणुकता, बोले तो एटॉमिसिटी ऑफ गैस होता है। क्लियर, अलग अलग आपसे मैं कह रहा हूं बोलो मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, अलग अलग गैस के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। क्लियर, तो आपको क्या है वैसे एग्जाम में दे रखी होती है, और नहीं दे तो हम कैसे पता लगा सकते हैं वो मैं तरीका बता रहा हूँ, इधर ध्यान से समझना। इसका एक फॉर्मूला होता है F/2 डिवाइड बाई एफ। क्या फॉर्मूला बता रहा हूँ, F+2 डिवाइड बाई एफ। इधर ध्यान देना, मैंने कहा F क्या है, तो मैंने कहा डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की आपसे मेरे को कोटि, क्या बोलते हैं इसको, डिग्री आपसे मेरे को ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर, अब आपको क्या है कि इसकी अलग अलग के लिए अलग अलग वैल्यू आप निकाल सकते हो, बस आपको क्या पता होना चाहिए जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इधर ध्यान दो, मैंने कहा आपको पता होना चाहिए कि बोलो अलग अलग टाइप की गैसें होती है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, ये आपको पता होना चाहिए वैल्यू ऑफ एफ। क्लियर, तो मैंने कहा मोनो एटॉमिक गैस, कोई भी हो मोनो एटॉमिक गैस, बोलो एक परमाणुविक गैस, हिंदी में बोलो तो क्या, एक परमाणुविक गैस अगर कोई भी है, बोलो आपसे मैंने कहा चाहे वो आपका हीलियम हो, नियोन हो, आर्गन हो, जिनोन हो, एटसेट्रा, सब एक मोनोएटॉमिक गैस है। इनके लिए एफ की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। क्या होती है, 3 होती है। क्लियर, ओके, मैंने कहा इनके लिए वैल्यू अगर 3 होती है। ओके, नंबर 2 मैंने कहा कि बोलो डाई एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक गैस जो होती है, लाइक डाई एटॉमिक गैस में कौन कौन आएगा, H2 हो, O2 हो, N2 हो, समझ गए बोलो, ये सब के सब क्या है बोलो, डाई एटॉमिक गैस है, बोलो F2 हो, एटसेट्रा। इनके लिए F जो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 5 होता है। क्लियर, मैंने कहा बोलो आपसे मेरे को बोलो एटॉमिक गैस। ठीक है, पॉली एटॉमिक गैस का मतलब ये तो द्विपरमाणुक, ये बहुपरमाणुक। क्लियर, तो पॉली एटॉमिक गैस के अंदर मैं आपसे कह रहा हूं कि इसमें 2 कैटेगरी है, अगर वो लीनियर है बोलो आपसे मेरे को रेखीय है। ठीक है, रेखीय है बोलो आपसे मेरे को जैसे मैंने कहा जैसे CO2। क्लियर, तो F होता है 7
और अगर आपसे मैं कहूँ लीनियर नहीं, नॉन लीनियर है, ठीक है, नॉन लीनियर है, बोलो आपसे मैं कहूँ नॉन लीनियर, जैसे ए रेखीय है, मैंने कहा ए रेखीय है, जैसे मैंने कहा NH3 है, ओके, तो इसके लिए अब क्या होता है, बोलो 7 होता है। अब आपसे मैं कह रहा हूँ, बोलो लीनियर नॉन लीनियर कैसे, जैसे CO2 है, बोलो CO2 तो ऐसा ही होता है, बोलो लीनियर हो गया। NH3 है, तो NH3 तो हम जानते हैं, बोलो समथिंग समथिंग ऐसा होता है, तो बोलो नॉन लीनियर हुआ ना, तो इसके लिए अब क्या होता है, 6 होता है। अब अगर आपको ये इतना सा मैटर पता है, तो आप गामा की वैल्यू कभी भी निकाल सकते हो। कैसे, नोट कर लेना, पहले इधर ध्यान देना, ये जो मैंने बताया, अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं समझना, ओके, आपसे मैं कह रहा हूं, ठीक है, इधर ध्यान देना, मेरे कहने का मतलब है मैं क्या बताऊं आपको, वैल्यू ऑफ गामा, ठीक है, अभी नोट कर लेना, पहले मैं आपको गामा की वैल्यू बताता हूं निकालना। मैंने कहा वैल्यू ऑफ गामा वैसे एग्जाम में दे रखी होती है, ओके, तो मैं बता रहा हूं अगर नहीं दे और आपको यही बोल दे माध्यम हाइड्रोजन गैस से बना है, तो गामा कैसे पता लगाएंगे, तो मैंने कहा वैल्यू ऑफ गामा पता लगाना है। मैंने कहा किसके लिए, पहले सबसे पहले मोनो एटॉमिक गैस, ठीक है, मोनो एटॉमिक गैस। आप मुझे बताओ आपके माइंड में क्या रहना चाहिए, F+2 डिवाइड बाय F, और मैंने कहा F की वैल्यू तो आपको मैंने अभी बताई थी, जो याद होनी चाहिए। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए तुरंत आप कहोगे, चूंकि F बराबर कितना है, बोलो F बराबर कितना है, बोलो 3, तो बताओ गामा कर लोगे, बोलो 3+2 डिवाइड बाय 3, बोले तो 5 डिवाइड बाय 3, बोले तो 1.66, बोलो बात समझ में आए, समझ रहे बोलो, ओके। मैंने कहा नंबर 2, बोलो डाई, मैंने कहा डाई एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक गैस का करें तो मैंने कहा एफ कितना होता है, बोलो 5 होता है, तो ये कितना होगा, बोलो 5+2 डिवाइड बाय 5, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, क्लियर, तो मैंने कहा 7 डिवाइड बाय 5, तो 1.4, बोलो बात समझ में है, ओके। ये देर का होता है, अगर नहीं दे तो हम कैसे कर सकते हैं, या ये कैसे निकाला जाता है, मैंने कहा लीनियर, बोलो पॉली एटॉमिक गैस, लीनियर पॉली एटॉमिक गैस, अगर लीनियर पॉली एटॉमिक गैस की बात करूं तो अभी मैंने कहा F बराबर 7, तो गामा इजिकल टू क्या हो जाएगा, 7+2 डिवाइड बाय 7, बोले तो 9 डिवाइड बाय 7, बोले तो आपसे मैं कहूँ 1 पॉइंट, आपसे मैं करूँ, समझ रहे बोलो, ठीक है, आपसे मैं करूँ 1 पॉइंट, यहाँ पर मैंने कहा पहले हुआ फिर 20, बोलो 1.2, आपसे मैं कह रहा हूँ 1.2 कितना होगा, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, ठीक है, 1 पॉइंट, बोलो आपका पहले 1 हुआ, फिर 2, 20, 14, मैंने कहा 6, और आपसे मैं कह रहा हूं 1.28, बोलो बात समझ में, कैसे कर रहा हूं, समझिए बोलो, ओके। मैंने कहा नंबर 4, नॉन लीनियर, नॉन लीनियर, बोलो पॉली एटॉमिक गैस की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा एफ कितना, बोलो 6, तो गामा में पता लगा सकता हूं, गामा में पता लगा सकता हूं, बोलो आपसे मेरे को 8 डिवाइड बाय 6, पहले 1 टाइम्स, बोलो बात समझो ना, फिर बोलो आपसे मैंने कहा 3 होगा कि नहीं होगा, बोलो यस या नो। ये जो मैंने आपको बताया इसका मतलब अब आपको सारी चीजें पता चल चुकी है कि उस फॉर्मूले में जिसको हम वेलोसिटी का और साउंड का फॉर्मूला बोलते हैं, जिसमें गामा पी अपॉन रो या गामा RT अपॉन MW, तो आपसे मैंने कहा सब जान चुके हो, बोलो ओके। तो आपसे मैं कह रहा हूं हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, सबसे पहले आप ये नोट कर लो, ठीक है, पहले ये नोट कर लो।
हो गया ये नोट बोलो। ओके, ये समझ के पॉली एटॉमिक मतलब बहुपरमाणु है, ठीक है। लीनियर मतलब रेखीय, नॉन लीनियर मतलब अरेखीय। बात समझ में? ये नोट बोलो। रू नेक्स्ट बोलो। ओके, ये चलेगा ऐसे, एक परमाणु लिस्ट में चलेगा ना, बोलो ठीक है। ये कुछ भी याद नहीं करना, हम जब चाहे कभी भी निकाल सकते हैं। मैं यहाँ क्या बताना चाह रहा था, आप मेरी बात समझ गए कि हम जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है उसमें हमने कहा गामा पी अपॉन रो, पी प्रेशर, डी डेंसिटी और गामा एटोमिसिटी ऑफ गैस। तो गामा के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया। बोलो बात समझ में, ताकि गामा आपको अननोन नहीं लगना चाहिए। क्लियर? ये सब चीजें दे रखी होती है, लेकिन अगर बोलो डायटोमिक गैस बोले तो हम पता भी लगा सकते हैं। क्लियर? और मैंने एक बताया गामा आर टी अपॉन एम डब्ल्यू, दो फॉर्मूले आ चुके हैं। तो हम वेलोसिटी ऑफ साउंड के से कौन कौन से फैक्टर इफेक्टेड करते हैं और उनके कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन कर बनेंगे, वो सारा हम कल एनालिसिस कर पाएंगे। बोलो, क्योंकि हमने एक बार फॉर्मूले देख लिए, एक फॉर्मूले से दूसरा कैसे बनाया समझ में आया? बोलो आपको। ओके, आई थिंक ये जितना मैंने बताया आपको उतना समझ में आया होगा। क्लियर? ओके।